जी तो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयपाल सांगवान और जेपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे प्रधानमंत्री, संसद, इन सब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का पद संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रपति। तो ये तो आप सब लोग एकदम अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, यानी राज प्रमुख आप कह सकते हो, ठीक है, या राज्य का प्रमुख होता है। इसके साथ में राष्ट्रपति भारत का या देश का प्रथम नागरिक होगा, देश का प्रथम नागरिक, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि यह जो पद, राष्ट्रपति का पद, ये हमारे संविधान के कौन से भाग के अंदर आता है। तो राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान के भाग 5। अब ये तो हो गया भाग 5। अब अनुच्छेद की बारी आती है। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक, 78 तक, इन सब के अंदर आते हैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का पद क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, पदावधि क्या होगी, महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रेसिडेंट कौन होता है, राज्य प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक, यानी फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री। संविधान का भाग 5, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक। आइए एक एक चीज को समझते चलते हैं और उसी के साथ में आर्टिकल्स को लेकर चलेंगे ताकि हमें चीजें अलग से याद ना करनी पड़े और बार बार चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए हम सबसे पहले लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कई बच्चे ये इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट कौन करता है, या फिर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 52, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 बताता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दो आर्टिकल हमारे के लिए है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा। आइए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करते हैं। सबसे पहले आते हैं जो भारत की संसद के निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्तों। अब संसद से क्या मतलब कि राज्यसभा यानी उच्च सदन और लोकसभा यानी निम्न सदन, ठीक है दोस्तों। कहने का तात्पर्य है कि जो संसद यानी लोकसभा और जो राज्यसभा हैं उसके अंदर जो निर्वाचित सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जितने भी राज्य हैं उन सभी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
ठीक है दोस्तों, यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कहने का तात्पर्य ये है कि संसद के निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, जो हम सांसद चुनते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हम विधायक चुनते हैं। दो चीजें हो गई कि संसद के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं दो यूटीज जिसके अंदर विधानसभा है। एक किसमें है, दिल्ली में, और किसमें है, पुडुचेरी में। पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। आइए देखते हैं कि निर्वाचन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। तो निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है दोस्तों, और संसद यानी राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन दोनों के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। इनके अलावा दूसरे नंबर पे आते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेटों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसी के साथ आते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, दो ही यूटीज के अंदर विधानसभा। तो इन दोनों यूटीज की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ तक तो देख लिया कि संसद के निर्वाचित सदस्य, अब वो और फिर राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनके द्वारा जो मत डाले जाते हैं, ठीक है दोस्तों, उसकी वैल्यू निकाली कैसे जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर स्टेट के विधायक जो होंगे, विधानसभा, राज्य विधानसभा सदस्य होंगे, सभी को जोड़ा जाए तो संख्या बहुत बड़ी बनती है। इसलिए विधायकों के मत की वैल्यू निकाली जाती है, उनके मत का मूल्य निकाला जाता है। तो दोस्तों, एक विधायक यानी राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायक के मत का मूल्य होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या उसमें डिवाइड किया जाता है राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, और इससे गुणा किया जाता है 1/1000 से। ठीक है दोस्तों, एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन, जिसको डिवाइड किया जाता है उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से। ठीक है दोस्तों, अब बारी आती है संसद सदस्य, और संसद सदस्य यानी सांसद, संसद सदस्य के मत का मूल्य, और संसद सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है कि जो सभी राज्य होंगे, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य जो हमने अभी निकाला उसमें डिवाइड किया जाता है निर्वाचित सदस्य, संसद में निर्वाचित सदस्य। ठीक है दोस्तों, आया समझ? एक विधायक यानी हम लोग जो एमएलए चुनते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में
सॉरी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसके मत का मूल्य निकाला जाता है राज्य की जनसंख्या, जिस भी राज्य के विधायक के मत का मूल्य निकालना हो उस राज्य की जनसंख्या में भाग दिया जाता है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और आने वाले रिजल्ट को मल्टीप्लाई 1/1000, और एक संसद सदस्य यानी सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है कि जो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य था उसको डिवाइड किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया मत का मूल्य। अब कोई व्यक्ति जो निर्वाचन में शामिल होता है, निर्वाचन जो राष्ट्रपति का चुनाव एक तरीके से लड़ता है, ठीक है, उसमें उम्मीदवार होता है। अब वो उसका कैसे हमें पता चले कि वो जीता है, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, और निर्वाचित होने के लिए एक सदस्य के लिए एक सदस्य के लिए निर्वाचित होने के लिए क्या किया जाता है कि जो कुल वेद मत होते हैं, कुल वेद मत, ठीक है दोस्तों, जो कुल वेद मत होते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है 1 प्लस जितने उम्मीदवार होते हैं उनकी संख्या। हम एक उम्मीदवार के लिए निकाल रहे हैं तो हमने 1 ऐड किया, उम्मीदवारों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो संख्या यहाँ पे आती है, और इसमें प्लस किया जाता है 1। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा निकाला जाता है कि निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कितने वोटों की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब निर्वाचन में शामिल होने वाले लोग भी हो गए, मत का मूल्य भी आ गया, तो अब इसका निर्वाचन होता कैसे? अब शामिल होने वाले लोग खड़े, तो इसका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति पद का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है दोस्तों, कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है ये होती क्या है? ठीक है दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि एज्यूम कीजिए 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, A, B, C और D। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि सभी के पास एक वोट देने के लिए पेपर दिया जाता है, उसके अंदर आपको वरीयताएं चुननी होती हैं, जैसे A, B और C और D। अब यहाँ एक कॉलम होगा, यहाँ पे लोगो जिसको जो चुनना है। अब देखिए, जैसे मेरे को पसंद है A, मैं इसे फर्स्ट रखना चाहता हूँ, उसके बाद अगर A नहीं बनता है तो मैं रखता हूँ C को, अगर C नहीं बनता है तो B, और फिर B भी अगर वैध मत नहीं प्राप्त कर पाता है तो D तो फिर है ही है। इसको बोला जाता है वरीयताकरण। आप फर्स्ट किसे बनाना चाहोगे, सेकंड किसे, थर्ड किसे और फोर्थ किसे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और वरीयता, इसके बाद में आता है कि जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा, ठीक है दोस्तों, उसके अंदर अहर्ताएं क्या होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी अहर्ताएं। ठीक है दोस्तों, अहर्ताओं में सबसे पहला आता है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही वह 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो या 35 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुका हो, और लोकसभा सदस्य बनने के अहर्त हो। लोकसभा सदस्य की अहर्ताएं रखता हो। ठीक है दोस्तों, क्या क्या, और इसके साथ अगली योग्यता उसमें होनी चाहिए कि वह लाभ के पद पे ना हो, किसी भी लाभ के पद पे ना हो केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत।
ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए अहर्ताएं। अब भैया अहर्ताएं भी हो गई, पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी खड़े हैं, तो अब क्यों ना हम नामांकन भरवाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए भरवाते हैं राष्ट्रपति का नामांकन। देखते हैं नामांकन में क्या क्या प्रोसीजर है। तो नामांकन, राष्ट्रपति का नामांकन जैसे ही उम्मीदवार करने के लिए जाता है, नामांकन भरने के लिए जाता है, उससे एक आवश्यकता होती है 50 प्रस्तावकों की और 50 अनुमोदकों की। ठीक है, उसे क्या चाहिए, 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए उसके, और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक यानी 50 तो ये कहें कि हाँ हम किसी व्यक्ति ए है उसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाते हैं, सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य, और 50 लोग ये कहें कि हाँ हम इन 50 लोगों का अनुमोदन कर रहे हैं, इनकी बात से सहमत है। ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की ये जो संख्या है, ये 1997 से बढ़ाई गई। 1997 से पहले 10 प्रस्तावक चाहिए होते थे, 10 अनुमोदक। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये बढ़ाई क्यों गई। बढ़ाने का सीधा सा ये लॉजिक था कि बहुत बार ऐसा होता था कि जो उम्मीदवार सीरियस नहीं होते थे चुनाव लड़ने के लिए, वो भी नामांकन अपने 10 लोगों को पकड़ते थे और चलो भाई नामांकन भर दिया। इससे क्या होता था, जो प्रथम नागरिक का पद है राष्ट्रपति, उसकी गरिमा, उसको तो ठेस पहुंचेगी ना, क्योंकि यहाँ तो मजाक में ले लिया लोगों ने। इसलिए 1997 से ये जो 10 प्रस्तावक थे और 10 अनुमोदक थे, इनकी संख्या बढ़ा के की गई 50-50। इसके साथ ही अब भी करना पड़ता है 15,000 रुपये आरबीआई के पास जमा। ठीक है, आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। किसके रूप में, जमानत राशि के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब 15,000 रुपये जमा कर दिए जमानत राशि के रूप में। ये जो 15,000 रुपये हैं, ये 1997 से पहले कितने थे, 2500 रुपये, 2500। 1997 के बाद इनको बढ़ा के 15,000 किया गया और अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या 10-10 से लेके 50-50 की गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति का भाई नामांकन भी हो गया, निर्वाचन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग भी आ गए। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाता है तो उसे शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति की ओथ, और ये शपथ आती है अनुच्छेद 60 के अंदर। अनुच्छेद 60 बताता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, और ये शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जज, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपस्थित नहीं हैं तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, शपथ। और कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 60। उसके बाद में आती है राष्ट्रपति अपने पद पर कितने वर्ष तक बना रहेगा, यानी पदावधि। तो राष्ट्रपति अपने पद पर शपथ ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक बना रहता है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। और उससे पहले ये अपना त्याग पत्र किसको सौंप सकता है, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। जरूरी नहीं है कि यह त्याग पत्र दे या फिर इसे इसकी पदावधि से पहले ना हटाया जा सके। इसे अपनी जो 5 वर्ष की पदावधि है इस पे
संविधान के अनुरूप कार्य ना करने के कारण 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है, और जो हटाने की प्रक्रिया होगी उसे नाम दिया जाता है महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति संविधान के निर्देशों के अनुरूप कार्य ना करे तो। ठीक है दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है वो होती कैसे है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन पार्टिसिपेट करने के बाद में प्रोसीजर क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो महाभियोग आता है संविधान के अनुच्छेद 61, अनुच्छेद कौन सा, 61। अब इम्पीचमेंट किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर लाने के लिए या किसी भी राष्ट्रपति के लिए लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, और उन शर्तों में से सबसे पहली शर्त आती है कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो किसी भी सदन में लाई जा सकती है। ठीक है, किसी भी सदन में। और क्या लाया जा सकता है, इम्पीचमेंट का प्रस्ताव, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ठीक है दोस्तों, किसमें, संसद के किसी भी सदन में इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके लिए जो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव होगा उसके ऊपर जिस सदन में लाई गई है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसके अलावा एक शर्त और आती है कि राष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन का 14 डेज का पूर्व नोटिस देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, नोटिस देना पड़ता है, आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या प्रक्रिया होती है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसी के साथ जिस सदन में भी लाई जाती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, जैसे राज्यसभा में लाई गई है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, चलो भाई, अब जैसे हमने मान लिया कि राज्यसभा में ही ये प्रस्ताव लाया गया, सारे तीनों के तीनों रूल प्रोसीजर फॉलो किए गए। इसके बाद में अगर सदन देखता है कि इसके द्वारा जो आरोप पत्र या जो प्रस्ताव लाया गया है अगर वो उचित है और सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत अगर इस प्रस्ताव को क्या करता है, पारित कर देता है। ठीक है दोस्तों, कितना बहुमत, 2/3 बहुमत से अगर किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है और अगर वो इसे पारित कर देता है, जैसे देखते हैं कि अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत इसे पास करता है, यानी राज्यसभा में ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से अगर पास होता है तो फिर ये पहुंचता है लोकसभा दूसरे सदन के पास। ठीक है दोस्तों, और लोकसभा में इसकी जांच की जा सकती है। जांच करने के बाद भी अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत के साथ पारित होता है, कितना बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ पारित होता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है या महाभियोग की प्रक्रिया है ये भारत में किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दोबारा से महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, इसके अंदर मुख्य शर्तें होती हैं कि ये जो
महाभियोग का प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। 1/4 जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर इस पे होने आवश्यक होते हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। जिस भी सदन में लाया जाता है उस सदन के अगर सदस्यों का 2/3 बहुमत इस प्रस्ताव को पारित करता है तो ये किस में जाता है, प्रस्ताव दूसरे सदन में पहुंचता है। और अगर दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत के साथ क्या करता है, पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पे चलने वाला महाभियोग, उसके अहर्ताएं, निर्वाचन में पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, और जो महाभियोग की प्रक्रिया है इस महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग कौन कौन होते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। तो जो दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मनोनीत सदस्य। ठीक है दोस्तों, यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तब राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। उसके साथ में 2 यूटीज दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। पर जब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलती है तब केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य विधानसभाओं के और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। तो दोस्तों ये था अपना राष्ट्रपति पद के बारे में। अब पढ़ेंगे कल राष्ट्रपति की मुख्य शक्तियां, इसकी प्रमुख वीटो कौन कौन सी होती हैं और इसकी प्रमुख शक्तियां कहां कहां प्रभावित होती हैं, संविधान में कहां कहां इसको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहा होगा। आई थिंक मैं भी काफ़ी कुछ मेहनत कर रहा हूँ, पहले से कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। तो आप ऐसे ही साथ में बने रहिए। जो अपना वीडियो है इसको देख के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।